गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी 2 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। हार जो जीत से भी अधिक शानदार थी। यह इतिहास की सच्ची कहानी है। राजस्थान के राजपूतों की ये कहानी है। राजस्थान में एक छोटी सी रियासत थी बूंदी, जहाँ के राजपूत काफ़ी जांबाज राजपूत थे, यानी साहसी राजपूत थे, और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपने प्राण न्योछावर किए, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो आइए हम देखते हैं। आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस प्रिय आज़ादी की रक्षा के लिए प्राण भी निछावर करने पड़ते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आज़ादी किसे प्रिय नहीं होती। कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता। स्वतंत्रता हर व्यक्ति को प्यारी होती है। यहाँ पर यह भी कही जा रही है बात कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ ये बात कही जा रही है, मनुष्य तो क्या, यानी ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी गुलामी जो होती है वह गुलामी बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। उन्हें भी आज़ादी काफ़ी अच्छी लगती है, स्वतंत्र होकर घूमना, आकाशों में पक्षियों के लिए आकाश में विचरण करना, पशु के लिए खुली हवा में जंगल में इधर उधर घूमते रहना उन्हें ज़्यादा पसंद है। पिंजरे में कैद होकर कोई भी पशु पक्षी नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने प्राण तक न्योछावर करने पड़ जाते हैं। तो आज उसी की कहानी यहाँ पर बताई जा रही है। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी, वहाँ के वासी थे आज़ादी के परवाने, हाड़ा जाति के राजपूत। यहाँ राजस्थान के एक छोटे से प्रदेश बूंदी की बात की जा रही है। रियासत यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए रियासत जो थे, वहाँ उनमें से एक रियासत थी बूंदी। तो यहाँ बूंदी में हाड़ा जाति के राजपूत रहा करते थे और ये सभी आज़ादी के परवाने थे। कहने का मतलब इनके लिए ये गुलाम होकर किसी के अंदर रहना नहीं चाहते थे। परमवीर नितांत स्वाभिमानी, यानी काफ़ी वीर व्यक्ति थे और स्वाभिमानी थे, यानी किसी की दया पर जीने वाले व्यक्ति नहीं थे। स्वाभिमानी उनके नस नस पर में बसा हुआ था और अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए हरदम मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदी को अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा। तो यहाँ चित्तौड़ के महाराणा यानी महाराणा प्रताप ने बूंदी को अपने अधीन करना चाहा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि बूंदी एक छोटी सी रियासत थी और चित्तौड़ के राजा थे उस समय महाराणा प्रताप। उन्होंने बूंदी को अपने कब्जे में करना चाहा, क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय चित्तौड़ के काफ़ी शक्तिशाली राजा थे और वे लड़ाई करके छोटे छोटे रियासतों को अपने अधीन किया करते थे। तो इस दौरान उन्होंने बूंदी को भी अपने अधीन करना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डट कर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब बूंदी पर आक्रमण किया, तो जैसा कि पहले ही हमने देखा कि बूंदी के जो हाड़ा राजपूत थे वे काफ़ी स्वाभिमानी भी थे और काफ़ी वीर भी थे। उन्होंने डटकर महाराणा प्रताप का सामना किया, लेकिन डटकर सामना किया और राणा को हार माननी पड़ी और वे हार कर बूंदी से वापस लौट आए। बूंदी की छोटी सी रियासत के उन जांबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह छोटी सी रियासत बूंदी
जहाँ के जांबाज यानी साहसी सपूतों ने, यानी वहाँ के वीरों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली, कहने का मतलब सभी जानते थे कि चित्तौड़ के महाराणा प्रताप जो हैं काफ़ी शक्तिशाली राजा हैं, तो उनको उन्होंने युद्ध में हराया और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठे, यानी हार उन्हें मंजूर नहीं थी महाराणा प्रताप को, और इस पराजय को, इस हार को उन्होंने अपने दिल पर लगा लिया, यानी यह उनके लिए काफ़ी अपमानजनक बात थी और वे इससे तिलमिला उठे, यानी काफ़ी बेचैन हो गए। इस पराजय से वे काफ़ी बेचैन हो गए। वे क्रोध में आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे और अंदर ही अंदर बेचैनी के क्रम में उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर बैठी कि जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा, तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। तो उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं जब तक बूंदी पर अपना कब्जा नहीं जमा लूंगा, तब तक मैं पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बूंदी एक छोटी सी रियासत जरूर थी, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए इतने बड़े शक्तिशाली राजा तक को हरा दिया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चुटकियां बजाते, यानी इतना आसान नहीं था, बूंदी को जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन क्रोध में आकर और जल्दबाजी में, बेचैनी में उन्होंने, यानी महाराणा प्रताप ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं जब तक बूंदी पर विजय नहीं पाऊंगा, तब तक मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में वहाँ चित्तौड़ के जो और भी मंत्री थे, उन्होंने सलाह दिया, क्योंकि उनके लिए अब यह सम्मान का विषय बन गया कि हमारे शासक ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली है, लेकिन फिर दोबारा इतनी जल्दबाजी में अगर हम बूंदी पर आक्रमण करते हैं तो शायद हमें फिर पराजय का मुंह देखना पड़ेगा, और बिना किसी तैयारी के, क्योंकि उन्हें अब यह भी चिंता खाई जा रही थी कि उनके शासक ने जो अन्न जल त्यागने की जो प्रतिज्ञा ले ली है, उसके दौरान अब वे अपने शासक को किस प्रकार मनाएंगे। पूरी तैयारी और युद्ध में काफ़ी समय लगने की संभावना थी। तो ये बात मंत्री अच्छी तरह समझ रहे थे कि बूंदी को हराना कोई आसान खेल नहीं है, उसके लिए हमें काफ़ी बड़ी तैयारी करनी होगी। लेकिन अब अपने शासक को हम किस प्रकार से समझाएं। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा का क्या हो। राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार नहीं थे। तो मंत्रियों ने अपने शासक को समझाने की काफ़ी कोशिश की कि आप अपनी प्रतिज्ञा के हठ को छोड़ दीजिए, क्योंकि बूंदी रियासत को हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी इस पराजय से इतने बेचैन थे कि वे अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी पूरी प्रतिज्ञा पूरी करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चित्तौड़ के दूसरे मंत्रियों ने काफ़ी उपाय ढूंढा कि किस प्रकार से शासक महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को तोड़ा जाए। लेकिन जब महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने कोई दूसरा उपाय ढूंढना शुरू किया और उन्होंने उपाय के दौरान यह निष्कर्ष निकाला कि हम लोग बूंदी का एक नकली किला बनाते हैं और उस पर राणा यानी महाराणा प्रताप उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे और फिर अन्न जल ग्रहण कर लेंगे। बाद में भली भांति तैयारी करके बूंदी का असली किला
जीता जाएगा। तो यहाँ इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार उनकी वहाँ के मंत्रियों ने एक उपाय ढूंढ निकाला कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और उस पर महाराणा प्रताप उस पर विजय पा लें, और फिर अगर वे उस पर विजय पा लेंगे तो वे अन्न जल भी ग्रहण करेंगे और फिर बाद में हम लोग बूंदी रियासत पर अच्छी तरह से तैयारी कर कर उस पर हमला करेंगे। यह उपाय सबको पसंद आया। फिर तो तुरंत एक मैदान में बूंदी का नकली किला बनाया जाने लगा। तो यह उपाय सभी मंत्रियों को पसंद आया और उन्होंने एक बड़े से मैदान में बूंदी का नकली किला बनाना शुरू किया। तभी चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक जंगल से शिकार खेलकर लौटा। तो यहाँ पर आप देखिए कि चित्तौड़ की सेना का एक हाड़ा सैनिक, यानी चित्तौड़ की सेना में हाड़ा सैनिक भी कुछ शामिल थे। तो वह जंगल से शिकार खेलकर लौट रहा था। किला बनते देखकर वह ठिठक गया, यानी उस मैदान में उसने बूंदी के किला को बनते हुए देखा। ध्यान से देखकर बोला, आहा, कितनी सुंदर कारीगरी है। तो वह देखता है कि यहाँ पर एक किला बनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो वह समझ नहीं पाया, इसलिए उसने उस किले की तारीफ की कि इसकी कारीगरी कितनी सुंदर है, कितना खूबसूरत किला बनाया जा रहा है। फिर वह अपने मन ही मन कहता है, ठीक वैसा ही द्वार, वैसा ही परकोटा, वैसे ही बुर्ज, बूंदी के किले की हूबहू नकल की गई है। मेरी मातृभूमि बूंदी, तुझे प्रणाम है। यह कहकर उसने उस किले को अत्यंत सम्मान से सिर झुका दिया। तो पहली नज़र में तो वह समझ नहीं पाया कि यह किला बूंदी का ही किला है। तो जब उसने ठीक से गौर से उस किले को देखा तो बाद में उसे यह समझ में आया कि यह किला तो ठीक बूंदी के किले की तरह ही है। ठीक वैसा ही द्वार है, वैसा ही उसके दरवाजे हैं, वैसा ही वह किला बनाया जा रहा है, ठीक जैसा कि असली बूंदी का किला है। तो वह चूँकि हाड़ा राजपूत था, यानी बूंदी रियासत का ही एक व्यक्ति था जो कि चित्तौड़ की सेना में था, काम कर रहा था। तो उसने अपनी मातृभूमि को यानी बूंदी की किला को प्रणाम किया, क्योंकि अपनी मातृभूमि सबको प्यारी होती है। तो उसने उस किले को प्रणाम किया और अत्यंत सम्मान के साथ उसने उस किले के सामने अपना सर झुकाया, यानी उसने अपने किले को सम्मान दिया। लेकिन सैनिक का कुतूहल शांत नहीं हुआ। उसके मन में एक प्रश्न घूमता रहा, आखिर बूंदी का यह नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है। फिर उसके सामने अचानक यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह बूंदी का नकली किला यहाँ क्यों बनाया जा रहा है, जबकि असली बूंदी का किला तो है ही। उसके मन में यह बार बार प्रश्न उठ रहा है, यह बेचैनी हो रही है, कुतूहल यानी बेचैनी हो रही है कि यहाँ आखिर यह किला बनने का कारण क्या है। वह अपना कुतूहल मिटाने के लिए कारीगरों के पास पहुँचा। उन्होंने उसे सब बातें कह सुनाई। तब वह अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए वह उन कारीगरों के पास पहुँचता है जो कारीगर उस किले को बना रहे थे। उन कारीगरों ने उस हाड़ा राजपूत को सारी कहानी बता दी। बातें सुनते ही उस सैनिक की पेशानी पर बल पड़ गए। जैसे ही उसने असली बात समझी तो उसके मस्तक पर बल पड़ गए, यानी वह काफ़ी चिंतित हो गया। वह विद्युत गति से वहाँ से निकल गया। कहने का मतलब बिजली जैसी तेज गति से वह वहाँ से फौरन निकला। दृढ़ निश्चय से उसकी मुट्ठियाँ कस गईं और वह किसी निश्चय को सोचते हुए उसकी मुट्ठियाँ आपस में बंद होती चली गईं, यानी अपने अंदर ही अंदर वह किसी बात की खोजबीन कर रहा था और कोई निश्चय कर रहा था। आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखें लाल होने लगी, यानी अंदर ही अंदर वह विभिन्न विचार विमर्शों से जूझ रहा था। बाहें फड़कने लगी और लड़ाई करने के लिए उसकी बाहें फड़कने लगी, क्योंकि यह उसकी मातृभूमि
का सवाल था। उसका ओजस्वी स्वर फूट पड़ा, यह नहीं हो सकता, और वह इतना बेचैन हो गया अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए कि उसके मुंह से निकला कि यह नहीं हो सकता। मेरी प्यारी मातृभूमि बूंदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि नहीं हो सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। फिर वह अचानक उसने यह निर्णय लिया कि यह नहीं हो सकता। आखिर नकली बूंदी पर महाराणा प्रताप विजय प्राप्त करके मेरी मातृभूमि का अपमान कर रहे हैं, और मैं अपनी मातृभूमि का अपमान इस प्रकार से नहीं होने दूंगा। क्योंकि वह हाड़ा राजपूत था, तो उसने अपने आप ही यह निश्चय लिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी मातृभूमि का यह अपमान नहीं होने दूंगा। जानते हैं कौन था यह सैनिक? यह था वीर हाड़ा राजपूत कुंभा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यह इस सैनिक का नाम था कुंभा, जो कि हाड़ा राजपूत था। मैंने पहले भी आपको बताया कि यह बूंदी का हाड़ा राजपूत था, लेकिन यह चित्तौड़ की सेना में शामिल था। इसकी मातृभूमि थी बूंदी, पर यह बहुत समय से चित्तौड़ के राणा की सेना में नौकरी करता था। बूंदी के कुछ और हाड़ा राजपूत भी राणा की सेना में सैनिक थे, सभी परम स्वामी भक्त और परमवीर। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि बूंदी के कुछ और सैनिक भी थे जो कि चित्तौड़ की सेना में काम करते थे, लेकिन चित्तौड़ की सेना में काम करते हुए वे अपने स्वामी के प्रति काफ़ी उनके प्रति उनकी भक्ति थी, अपने स्वामी के प्रति भक्ति थी, लेकिन भक्ति होने के बावजूद इस तरह से बूंदी का नकली अपमान वे सहने के लिए तैयार नहीं थे। ये सभी राणा के लिए हरदम मर मिटने को तैयार थे, पर अपनी मातृभूमि बूंदी को अपमानित करने का यह नाटक उनके लिए अत्यंत असह्य था। जैसा कि अभी मैंने तुरंत कहा कि यह नकली अपमान, मातृभूमि का नकली अपमान वे सहने के लिए तैयार नहीं थे। वे महाराणा प्रताप की हर युद्ध में शामिल जरूर होते थे, और उनके द्वारा किए गए युद्ध में वे पूरी भक्ति के साथ और पूरे साहस के साथ लड़ाई करते थे। वे बूंदी की अगर लड़ाई होती, असली लड़ाई होती, तो वे महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते भी और पूरी भक्ति के साथ लड़ते। लेकिन यहाँ जो नकली किले का अपमान किया जा रहा है, बूंदी की नकली किले बनाकर उसमें युद्ध करके यह जो नाटक किया जा रहा है, यह अपमान सहने के लिए कोई भी हाड़ा राजपूत तैयार नहीं थे जो चित्तौड़ की सेना में शामिल थे। योजना अनुसार राणा दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए कि योजना अनुसार राणा सांगा को दूसरे दिन बूंदी के नकली किले को जीतने के लिए सेना को लेकर जाना था, एकदम निश्चिंत, जीत के बारे में पूरी तरह आश्वस्त, क्योंकि वास्तविक युद्ध तो यह था ही नहीं, युद्ध का नाटक ही तो होना था। राणा के वहां पहुंचने पर हल्का फुल्का प्रतिरोध करने के बाद बूंदी के नकली सैनिकों को हथियार डाल देने थे। तो यहाँ बिल्कुल यह युद्ध एक नाटक के तौर पर होना था, यानी चित्तौड़ से ही आधे सैनिक उस बूंदी के उस नकली किले की ओर बढ़ते, और चित्तौड़ के ही कुछ सैनिक वहाँ बूंदी के द्वार पर खड़े होकर के फिर उस सैनिक का मुकाबला करते। यानी एक तरह से केवल नाटक, इस युद्ध का नाटक दिखाना था कि हमने यह युद्ध जीत लिया है, क्योंकि अगर इस नाटक के युद्ध में महाराणा प्रताप जीत जाते तो वे अंजन ग्रहण कर लेते। तो केवल यहाँ पर एक नाटक भर दिखाना था, और इस नाटक को करने के लिए यहाँ चित्तौड़ के सैनिक पहले ही तैयार थे कि इस नाटक में हम विजय तो अवश्य होंगे, क्योंकि यह मात्र एक नाटक है। वास्तविक युद्ध तो यानी असली युद्ध तो यह है ही नहीं, केवल हमें एक नाटक भर दर्शाना है। तो आगे हम इस कहानी के
आगे के भाग को हम कल पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी कहानी है यह। फिर इस युद्ध में क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।